नमस्कार, आप देख रहे हो देवभूमि का खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट 25 नवंबर को खाली हो जाएगी। दरअसल राज्यसभा की सीट से कांग्रेस से राज बब्बर सांसद है, लेकिन अब विधानसभा में बहुमत से बीजेपी का ही राज्यसभा सांसद होगा। लेकिन राज्यसभा में बीजेपी से कौन सांसद होगा अभी यह तय नहीं हो पाया है। वहीं सीएम रावत का कहना यह है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही कैंडिडेट तय करेगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 27 अक्टूबर को राज्यसभा की सीट पर चुनाव भी होगा, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा ये अब तक तय नहीं है। अगर नंबर गेम की बात की जाए तो ये नंबर गेम यानी ये जादुई आंकड़ा बीजेपी के पास में है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रत्याशी की, तो अभी तक बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय नहीं कर पाया कि कौन प्रत्याशी होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी से मैंने काफी दिन पहले अनुरोध किया था। अब क्योंकि उसमें कुछ कमियां भी पूरी होनी है। कमियां क्या मतलब, उसके टेस्टिंग होने हैं। कमियां तो नहीं कहूंगा, लेकिन टेस्टिंग उसकी होनी है। वो टेस्टिंग चल रही है। जैसे ही टेस्टिंग क्लियर हो जाएगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे। अगर वो समय देंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे, देखिए राज्यसभा के लिए, क्योंकि उसके लिए हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें विचार किया जाता है। और ये अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है कि वो किसको यहां से राज्यसभा का सदस्य बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी तय करेगा वो हमारी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के मिशन 2022 को लेकर तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि राज्य में दूसरे दलों के कई नेता आपके संपर्क में हैं। पार्टी के दावों और स्थिति की समीक्षा करते हुए देखिए फहीम तन्हा की खास रिपोर्ट। पहाड़ों की नगरी उत्तराखंड में इस समय सियासी पारा चढ़ चुका है। हर कोई अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाने के लिए दमखम भर रहा है। उत्तराखंड में कई राजनीतिक दल आए और चले गए, लेकिन जनता के दिल पर राज करना उनके लिए आसान नहीं रहा। राज्य में विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में हो, लेकिन उनके लिए राजनीतिक दलों की सियासी विसात बिछनी शुरू हो गई। अब इस सियासी सफर में आम आदमी पार्टी के मुखिया का रुख उत्तराखंड की वादियों की तरफ है। उत्तराखंड को फतह करने का ख्वाब देख रहे आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस मुकाबले में कई राजनीतिक चाणक्य उनके साथ हैं। देखिए, हम संगठन को बूथ लेवल पे जाके मजबूत कर रहे हैं। और मैं जिन लोगों ने इतनी पीड़ा झेल के अपनी कुर्बानियां देके उत्तराखंड बनाया, मैं उन लोगों को भी अपील करूंगा कि वो अपने बच्चों को राजनीति में लाएं। जैसे कि उत्तराखंड के लोगों ने देश की आर्मी में जाकर सेवा करी है, ये भी एक प्रदेश की सेवा है। मैं न्योता देता हूं और उनके जरिए हम प्रदेश में संगठन को मजबूत करेंगे। जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के कई लोग हमारे संपर्क में इसलिए है, राजनीतिक तौर पे मीटिंगें होती हैं, मिलते हैं, लेकिन जो अच्छा लोग हैं, जिनको मैं कहता हूं पहले से भी कांग्रेस और भाजपा में काफी लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सभी बुरे हैं। जो अच्छा काम जनता की सेवा करने चाह रहे हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आम आदमी पार्टी अपनी चाणक्य नीति को अपनाते हुए प्रवासियों के वोट को लुभाने की कोशिशों में लगी हुई है। वहीं राजनीतिक जानकारों ने भी कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में आपकी एंट्री किसी बड़े मुकाबले से कम नहीं। लेकिन इन सभी के बीच हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि उत्तराखंड में अपनी पैठ बनाना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े चैलेंज की बात होगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की जीत को सिरे से खारिज कर रही है। आम आदमी पार्टी वो कुछ भी कर ले, ये उत्तराखंड देवभूमि है। ये आम आदमी पार्टी की रीति और नीति को भी पहचान गए हैं, जानते हैं कि किस तरह से दिल्ली में लोगों को उलझाया गया है और जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए उत्तराखंड में इनका कहीं पे भी तो ये टिक नहीं पाएंगे। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे दलों के लोग संपर्क कर रहे हैं, जैसा उनका दावा है? और देखिए, जब वो किसी से डर होता है तो अपने बचाव के लिए लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है कि उसी के तहत ये कुछ काम कर रहे होंगे, परंतु ये फंडा यहां पर उनका चलने वाला नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य के अंदर नहीं। इससे पूर्व भी
उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है क्षेत्रीय दलों ने प्रयास किया कि वो वहां पर तय जमाए, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने उनको नकार निकाला। आपका जिक्र आपने किया कि इस आंदोलन में क्या आंदोलन उन्होंने क्या बताई, 2 आदमी से 3 आदमी तो होता नहीं, कोई भविष्य नहीं। इसमें चर्चा तो आप लोग भी विराम लगा वो तो कहीं संपर्क में आया कांग्रेस को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई तीसरा दल पैर नहीं जमा पाया है, लेकिन बसपा के संघर्षों ने 70 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटें पाने में कामयाब जरूर रही है। वहीं बीजेपी की सरकार ने बसपा को भी नहीं बख्शा और बसपा की कुछ सीटें भी अपने नाम दर्ज कर ली। लेकिन सवाल अब यहां आम आदमी पार्टी के लिए है कि क्या दिल्ली मॉडल पहाड़ी जनता का दिल जीत पाएगा। तो केजरीवाल जो अगर यहाँ पे थर्ड फ्रंट के रूप में आना चाहते हैं, पहले तो उनकी अपनी टीम बहुत मजबूत होनी चाहिए। मौजूदा जो ढांचा है अभी उनका बिखरा हुआ भी है, और जो नई वो जो टीम बनाते हैं उस पर सबकी नजर है कि ये किन किन चेहरों को लेके उत्तराखंड में आते हैं। अगर वैसे ही पुराने घिसे पीटे कुछ कांग्रेस के और कुछ भाजपा के लेके आ गए तो फिर ये मैदान नहीं मार सकते। मुद्दों की बात है, मुद्दे वो भी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम क्या मुद्दे लेके आएंगे। दावे तो आदमी करते ही और वास्तव में दूसरे दलों के लोग उनके संपर्क में होंगे। राजनीति है, क्योंकि सबको टिकट भाजपा का नहीं मिलेगा, सबको कांग्रेस का नहीं मिलेगा, सबको दूसरी पार्टियों का नहीं मिलेगा। तो जो असंतुष्ट है या जो जिनको लगता है कि हमें नहीं मिलेगा, जो अभी बागी तौर पे लड़ते रहे, उत्तराखंड में बागियों का भी ठीक ठाक इतिहास रहा है, जो निर्दलीय लड़े, बागी लड़े। आम आदमी पार्टी के सामने उत्तराखंड में कई बड़ी चुनौतियां हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने और असरदार राजनीतिक चेहरे खड़ी करने की चुनौती है, तो वहीं दिल्ली से हटकर उत्तराखंड के भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक हालात को समझकर जनता की नब्ज पकड़ने की चुनौती भी है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी इन चुनौतियों का सामना किस तरह से करती है। राज्य के राजनीतिक दल बदल के इतिहास को देखते हुए आम आदमी पार्टी के उस दावे को शायद सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि दूसरे दलों के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में लागू करने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड का मानस समझने की है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस चुनौती को कितना पार पाते हैं। अपने सहयोगी तहजीब के साथ मैं फहीम तनहा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने परेड ग्राउंड, देहरादून के पुनर्निर्माण स्मार्ट रोड और देहरादून में बनाए जा रहे 3 स्मार्ट स्कूलों के कार्य प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल को छोड़कर देहरादून स्मार्ट सिटी का कार्य तेजी से हुआ है और आगे भी स्मार्ट सिटी के तहत तेजी से ही कार्य होंगे। देखिए, अगर कोविड काल को छोड़ दिया जाए तो देहरादून स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है बहुत तेजी से हुआ है। जब देहरादून का सिलेक्शन हुआ था तो वो 100वें नंबर पे था और यहाँ की जो काम की प्रोग्रेस थी वो 13वें नंबर पर बीच में आ गया था। आजकल, क्योंकि आजकल क्या नंबर है मैंने इसके बारे में पता नहीं किया है, लेकिन अब कोविड काल के बाद बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है और एक देहरादून बहुत खूबसूरत देहरादून बनने जा रहा है। महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव। पति के नाम दर्ज भूमि पर पत्नियों को मालिकाना हक देने का यह प्रस्ताव है। महिलाओं के हक के लिए राजस्व विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। सरकार प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने के लिए तैयार है। न्याय विभाग से राय मिलने के बाद कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र ने पौड़ी के कार्यक्रम में इस योजना की घोषणा की। प्रदेश सरकार ने ड्रोन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सर्वे ऑफ इंडिया से ड्रोन की संख्या बढ़ाने के निर्देश। ड्रोन बढ़ाने से स्वामित्व कार्ड के काम में आएगी तेजी। प्रदेश में सिर्फ 3 ड्रोन से ही सर्वे का काम हो रहा है। सरकार ने कम से कम 8 ड्रोन सर्वे में लगाने के निर्देश दिए। त्रिवेंद्र सरकार के लिए राहत भरी खबर है। जीएसटी से राज्य को हुए नुकसान की भरपाई होगी। नुकसान की भरपाई को लेकर सरकार खुश है। आरबीआई से राज्य को मिलेगा करीब 2317 करोड़ रुपए।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला, ब्याज सहित मूलधन की वापसी केंद्र सरकार करेगी। जीएसटी लागू होने के बाद में उत्तराखंड को काफी नुकसान हो रहा था टैक्स के रूप में, क्योंकि जीएसटी के जो प्रावधान थे वो वैट से थोड़ा सा अलग थे, क्योंकि उत्तराखंड एक प्रोडक्टिव स्टेट है और इसलिए उसको थोड़ा नुकसान हो रहा था। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसले हुए हैं, कुछ जो प्रस्ताव थे उत्तराखंड सरकार के इस नुकसान की भरपाई के लिए। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री सुबोध उनियाल जी मौजूद हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। कितना जो नुकसान हो रहा था हमारा, वो कितना हो रहा था, भरपाई कैसे होगी? देखिए, जब जीएसटी लागू हुई थी तो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए हर राज्य के लिए 14% ग्रोथ रेट तय की थी कि अगर उस पर कोई कमी होगी तो उसको कंपनसेट भारत सरकार करेगी। इस महामारी के दौर में सभी की स्थिति खराब है, राज्य सरकारों की स्थिति भी खराब है, भारत सरकार के पास भी उसके जो रेवेन्यू रिसीव्स आते थे टैक्स में वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक लगातार बैठक हुई और फिर भारत सरकार ने तय किया, 2 ऑप्शंस दिए थे कि 2 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन आप चुन लें। तो हमारी स्टेट ने वो वाला ऑप्शन 1 चुना है, जिसमें ये बोला गया है कि राज्य सरकार कर्जा लेगी और उसके बाद उस कर्जे का ब्याज मूलधन राज्य सरकार को वो भारत सरकार सेस जो 2022 तक लागू है उसको फर्दर 5 साल के लिए बढ़ाकर उस हेड से वो उसका रिपेमेंट करेगी। उसी को लेकर मतभेद थे। कई राज्यों में कई राज्य चाहते थे भारत सरकार बोरो करे, लेकिन कल अंततः क्योंकि हमें इस जो 20 और अवशेष धन के लिए जो भारत सरकार ने कहा कि आप उसको बोरो कर लें, हम उसको बोरो कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक सबमिशन था कि भारत सरकार ने जो पेमेंट का जो एक मैकेनिज्म बनाया है उसमें वो पहले इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट के बाद वो जो मूलधन है वो देंगे और उसके बाद एरियर देंगे। हमने उनसे निवेदन किया है कि पहले इंटरेस्ट उसके बाद एरियर और तब मूलधन कर लें। तो देखिए भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। टोटल कितना नुकसान हो रहा था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीएसटी यानी टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन में तो उत्तराखंड को काफी नुकसान हो रहा है। तो टोटल कितना हो रहा था, कितना इससे फर्क पड़ने वाला है? अभी तक क्योंकि 3 किस्तें नहीं आई है, ये हर 2 महीने में किस्तें आती हैं भारत सरकार से। लगभग 1,500 करोड़ के आसपास का हमें अभी तक का इसका कमिटेड जो भारत सरकार का कमिटमेंट है उसके हिसाब से 1400 कुछ करोड़ रुपये मिलना चाहिए था। अभी उसमें हम बताया कि बाकी हम बोरो कर लेंगे और जो 200 जो हमको मैंने कहा कि 263 करोड़ हमें प्राप्त भी हो चुका है जो उन्होंने सेस हेड से दिया। तो मैं समझता हूँ इससे काफी हमारी छोटे राज्यों को बड़ा इससे फायदा मिलेगा। हमसे बात करने के धन्यवाद। ये थे मंत्री सुबोध उनियाल जी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले पर कांग्रेस का प्रदर्शन, जांच रिपोर्ट की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत भी प्रदर्शन में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की तरफ कूच किया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी इस दौरान में हुई। सरकार की नालायकी दिखाता है और आज जब इस नेक मांग को लेकर के नौजवान सचेत में आ रहा है तो उसका ज्ञापन लेने किसी चीफ सेक्रेटरी को आना चाहिए था। उसके बजाय उन पर लाठियां भाजी जा रही, उन पर डंडे चलाए जा रहे और ये जो खाली पड़े हुए पद हैं जिनको ये भर नहीं रहे उसके खिलाफ नौजवानों का पूरे राज्य भर में आक्रोश है। वो आक्रोश यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। वन विभाग के मुखिया को धमकी भरी चेतावनी के मामले में सामने आए वार्डन। राजाजी पार्क के वार्डन कोमल सिंह ने न्यूज 1 इंडिया पर रखा अपना पक्ष। कोमल सिंह ने सीधे तौर पर पीसीसीएफ पर पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। कोमल सिंह ने पशु चिकित्सा अधिकारी से अभद्रता के आरोप को नकारा। वार्डन कोमल सिंह का दावा, मेरे खिलाफ एक पक्षीय फैसला दिया गया। पीसीसीएफ मेरे प्रति पहले से ही पूर्वाग्रह रखते हैं, इसलिए आदेश का विरोध किया। शिकायतकारी द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उस पर मेरे से जवाब पूछा गया था, मैंने जवाब दे दिया गया था। लेकिन इसके बाद पुनः मेरे ऊपर आरोप लगाए गए। एक तरफा जांच की गई थी और चूंकि ये मैंने कहा ही नहीं था और वो मेरे ऊपर थोपा जा रहा था, उसके जवाब दिया गया है और कि ये गलत है और ये पूर्णतया असत्य और निराधार है और ये जो है मैंने शब्द कहा ही नहीं था। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए उसको जो है उस पत्र को निरस्त करने के लिए या वापस करने के लिए मैंने पत्र लिखा है।
उस पत्र में कहा जा रहा है कि कुछ आपने शिकायती कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, किस तरह का, उसको क्या कहें? नहीं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। हमने लिखा है कि जो है ये भेदभाव से किया गया, चूंकि मेरा पक्ष नहीं सुना गया है, डॉक्टर अदिति का ही पक्ष सुना गया है, तो ये भेदभाव दिखता है कि जो